अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस में क्या फ़र्क है और अपेंडिसाइटिस के केस में आपको कौन-सी होम रेमेडीज़ ट्राई करनी चाहिए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और इसके साथ-साथ ये भी बताऊँगी कि आपको अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में कौन से खानों को इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से खानों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस है क्या? अपेंडिसाइटिस बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें आपकी जो अपेंडिक्स है वो या तो इन्फ्लेम्ड हो जाती है या स्वेलो हो जाती है। अब अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक ऑर्गन है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में के साथ कनेक्टेड होता है आपकी एब्डोमेन की राइट साइड पर। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये स्वेलो हो जाती है और इसके अंदर पस फिल हो जाती है और इस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और अपेंडिसाइटिस के अगर हम कॉज की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज इसकी अननोन है, लेकिन इसके बिहाइंड बहुत सारी रीजंस हैं जो इसके साथ कनेक्ट करती हैं। अपेंडिसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन हुई, उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। आप बहुत ही डिस्कम्फर्ट और एक पेनफुल कंडीशन में चले जाते हैं। और अपेंडिसाइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये टीन एज और ट्वेंटीज की एज में होता है। उन लोगों में जो यंगर्स होते हैं उनमें ये इशू सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर आप इस इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फिर इसके रप्चर होने का खतरा होता है जो कि आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर आप में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है तो इसका टाइमली ट्रीटमेंट करना बड़ा ही जरूरी होता है। जो कि इसका सबसे आइडियल ट्रीटमेंट है वो इसका सर्जिकल रिमूवल होता है। इस फिंगर लाइक ट्यूब को, इस ऑर्गन को आपकी बॉडी से वैसे ही सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बगैर भी आप जिंदा रह सकते हैं अगर इसको बॉडी से रिमूव कर लिया जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स की जिससे आपको पता लगता है कि आपको अपेंडिसाइटिस है या नहीं। तो ये नॉर्मली एब्डोमिनल पेन से स्टार्ट होता है। उसके अलावा आपको एब्डोमिनल स्वेलिंग फील होती है, फीवर फील होता है ड्यूरिंग दिस टाइम। आप में नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह के मसाइल, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज फेस होते हैं। और साथ साथ आपको इनएबिलिटी आती है गैस को पास करने में भी। तो ये कॉमन से सिम्टम्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि कहीं आपको अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो गया है तो उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है आप इसका ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। कॉमन कॉजेज़ क्या है? अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो नॉर्मली आपका अपना ही बैड लाइफ़स्टाइल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और इस तरह के फूड्स का इंटेक अपेंडिसाइटिस की वजह बन सकता है। जिन लोगों में ट्यूमर्स हैं वो वजह बन सकता है। आपके इंटेस्टाइन में वर्म्स का होना आप में अपेंडिसाइटिस की वजह बन सकता है और इसके साथ-साथ आप में कॉन्स्टिपेशन का एक कंसिस्टेंट टाइम के लिए होना भी, आपकी हार्डनिंग ऑफ स्टूल भी अपेंडिसाइटिस की वजह बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस की कि नॉर्मली इसके लिए कौन सी होम रेमेडीज हैं जो आपको ट्राई करनी चाहिए अपेंडिसाइटिस की सर्जरी के बाद या अपेंडिसाइटिस की सर्जरी से पहले। क्योंकि आपका नॉर्मली जो आपकी डाइट है सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद उसमें डिफरेंस होता है। आपको सर्जरी के बाद नॉर्मल डाइट पर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप डायरेक्टली सॉलिड फूड पर नहीं जा सकते। तो सर्जरी के बाद आपको ध्यान रखना होता है कि आप सबसे पहले तो न्यूट्रिशनिस्ट डाइट लें, एक हेल्दी डाइट लें जो कि आपको हीलिंग में हेल्प करे। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें। अपने मील्स अगर जहाँ आप 3 मेन मील्स लेते थे उसको 3 के बजाय 6 में डिवाइड कर लें। थोड़ा-थोड़ा करके फ्रीक्वेंटली इनटेक करें। उसके अलावा ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि ज़िंक रिच हों, क्योंकि ज़िंक की डेफिशिएंसी भी आपके हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग मैकेनिज़्म के साथ इंटरफेयर कर सकती है। ज़िंक बड़ा इम्पोर्टेंट एक मिनरल है जो कि आपके हीलिंग मैकेनिज़्म्स में इन्वॉल्व होता है। तो ज़िंक रिच डाइट लें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपके ऑर्गन मीट है, आपके नट्स हैं, इन चीज़ों को आप कंज़्यूम करें और एक बैलेंस में हर चीज़ को लेकर चलें। सेकंड अगर हम बात करें तो ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि विटामिन सी रिच हों, जैसे कि आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आपका गावा हो गया, आपके और ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि कैप्सिकम है, आपका कॉलीफ्लावर है, कीवी है। ये ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ही अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन सी कैसे ज़रूरी है या क्यों लेना चाहिए? तो ये भी आपका जो सर्जरी के बाद वाला हीलिंग प्रोसेस है, उसमें बड़ी हेल्प करता है। आपकी हीलिंग के प्रोसेस को, मैकेनिज़्म्स को फ़ास्ट करता है और आपको वाउंड हीलिंग में जो इंटरनली आपके अंदर वाउंड हीलिंग आपको रिक्वायर है, उसमें हेल्प करेगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो ग्रीन ग्राम्स होते हैं, उनको बड़ा फ़ायदेमंद माना जाता है इस केस में। क्यों फ़ायदेमंद माना जाता है? ये भी आपको पोस्ट ऑपरेटिव जो आपका सर्जरी के बाद वाला पीरियड है, उसमें एक फ़ास्ट रिकवरिंग के लिए इसको आइडियल तस्वुर किया जाता है, बहुत सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। ये आपके स्टमक को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं।
उसके अलावा डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे मैं अगर अपनी बात करूँ या और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट इस बात को रिकमेंड करते हैं और एग्री करेंगे इस बात से कि अगर आप रोज़ाना 1 टेबलस्पून अपने ये सॉफ्ट ग्राम ग्रीन्स लेंगे एवरीडे, या इधर आप इसको रॉ या स्टीम फॉर्म में किसी भी फॉर्म में लेंगे, तो ये आपको बहुत ही फ़वाइद देते हैं। इवन आप अगर इसको 3 टाइम्स पर डे भी कंज़्यूम करेंगे तो आप और बेस्ट रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रेजुअली अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करें। सर्जरी के बाद एक रेस्ट पीरियड होता है, एसेंशियल होता है आफ्टर सर्जरी। उसको स्टार्ट करें, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी साथ लाइट एक्टिविटी होना भी ज़रूरी होता है, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए। आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में क्लॉटिंग का इश्यू आ जाता है और बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, उन मसाइल से बचने के लिए साथ-साथ आपका एक लाइट ग्रेजुअल फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाना भी ज़रूरी होता है। तो जो आपकी एक नॉर्मल वॉक होती है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा अब आपकी सर्जरी हुई है, सर्जिकल रिमूवर होना है अपेंडिक्स को क्योंकि सर्जिकल रिमूवर के ज़रिए ही निकाल दिया जाता है बॉडी से। अगर ये ज़्यादा सूअरिटी की तरफ चीज़ चली गई है, तो फिर इस ऑर्गन को, इस फिंगर लाइक ट्यूब को बॉडी से वैसे ही निकाल दिया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव बेड एक्सरसाइज़ेज़ करें, क्योंकि आपको सर्जरी के बाद नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, ताकि हीलिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाए। तो आप उस केस में भी बेड एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बेड पर लेटे-लेटे ही अपनी लेग पंप्स कर सकते हैं, लेग्स लिफ्टिंग थोड़ी-सी कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में ओवरऑल आपके ब्लड फ्लो को, ब्लड की सर्कुलेशंस को आपके लोअर पार्ट्स में इम्प्रूव करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इन एक्सरसाइज़ेज़ को परफ़ॉर्म करें। उसके अलावा अपनी जो एब्डोमिनल है, उसकी जेंटल एक्सरसाइज़ेज़ को भी होम पर ज़रूर करें आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ रेस्ट, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट कंप्लीट रिकमेंड की जाती है। तो फ्यू वीक्स ऑफ रेस्ट के बाद आप जेंटल वॉकिंग स्टार्ट कर लें। जो एक्सटेंसिव किस्म की एक्सरसाइज़ हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उनको आप नहीं कर सकते एट द स्टार्ट पे। अब आप जो नॉर्मली घर पर कैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने बेड के एज पर बैठ के अपनी लेग्स को थोड़ा रेज करें कि वो आपकी जो फ्लोर की सरफेस है उसके पैरेलल आ जाए। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो कि आपकी एब्डोमेन के लिए, आपकी एब्डोमेन के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी और आपकी ओवरऑल जो रिकवरी प्रोसेस है उसमें आपकी हेल्प करेंगी। उसके अलावा एक्सरसाइज की हमने बात कर ली, डाइट की हमने बात कर ली कि आपने न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, विटामिन सी डाइट लेनी है, ग्रीन ग्राम्स का इंटेक करना है और अपनी एक्सरसाइज़ पे ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ घर पर एक पोस्ट ऑपरेटिव जो आपका मसाज है वो ज़रूर लें, अपने फिंगर्स का मसाज करें, अपने उन एरियाज़ का मसाज करें जहाँ-जहाँ आपको रिक्वायर है। इससे होगा क्या कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, आपकी कहीं भी क्लॉटिंग होने का या ऐसा कोई प्रॉब्लम होने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। और ओवरऑल ये आपको एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देगा, आपकी टेंशन को रिलीव करेगा और आपको ओवरऑल जो रिकवरी है, उसको बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, वो है अपने आप को रेस्ट दें। कंप्लीट रेस्ट करें, स्लीप ज़्यादा से ज़्यादा, नॉर्मली सर्जरी के बाद आपको खुद भी आ रही होती है स्लीपिंग, तो रेस्ट कंप्लीट करें, कंप्लीट रेस्ट पर फोकस करें, ये आपकी ओवरऑल हीलिंग को बेहतर बनाएगा। फर्स्ट फ्यू वीक्स जो है कंप्लीट रेस्ट करें, उसके बाद स्लोली-स्लोली अपनी जो एक्टिविटी है उसको इंड्यूस करवाएँ, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करवाएँ, एक सिंपल वॉक से स्टार्ट करें, देन उसको स्लो आगे लेकर जाएँ और डाइट के साथ भी यही करना है कि आपने सिंपल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील से स्टार्ट करना है और देन उसमें ऐड अप चीज़ों को करते जाना है। एकदम से आपने सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी। दैट्स ऑल अबाउट, ये एक कॉमन सी होम रेमेडीज़ की बात हो गई। अब हम स्पेसिफिक चीज़ पर आ जाते हैं कि अपेंडिसाइटिस के केस में आपको कौन से फूड्स अलाउड है और कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहते हैं। तो उस लिस्ट को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या हेल्दी है, किस चीज़ का आपकी सेहत पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है और किस चीज़ का आपकी सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव फूड्स को देख लेते हैं कि जो फूड्स आपको अलाउड होते हैं अपेंडिसाइटिस के केस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, उसका इंटेक करें। ये आपकी जो लोअर पेन हो रही होती है आपके लोअर एब्डोमिनल में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। आपकी म्यूकस और जो पस है, फॉर्मेशन हो गई है विद इन द अपेंडिक्स जो होती है, उसको रिड्यूस करवाने में ये हेल्प आउट करते हैं और उसके साथ-साथ अगर आप इसके रोज़ाना 2 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स के एक ब वाटर आप लें, उस बॉइल्ड वाटर लें 1 लीटर, उसके अंदर ऐड करके उसको कंज़्यूम करें पूरा दिन, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको कूल करेगा, आपको फास्टर रिजल्ट्स देगा आपकी इस अपेंडिसाइटिस के इश्यू को रिकवर करने में।
उसके अलावा जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो है बटर मिल्क। बटर मिल्क भी अपेंडिसाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आपकी जो ओवरऑल अपेंडिसाइटिस के सिम्पटम्स हैं, उनको बेहतर करने में आपकी हेल्प करेगा। बटर मिल्क आप डेली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप बटर मिल्क को घर पर खुद प्रिपेयर करें, बाज़ार का, मार्केट का बटर मिल्क इस्तेमाल ना करें। योगर्ट लें 1-2 टेबलस्पून स्कूप्स और उसका बटर मिल्क प्रिपेयर करके उसको इनटेक कर लें, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थर्ड चीज़ है आपने जो अपने रिफाइंड स्टार्चेज़ हैं उनकी तरफ नहीं जाना। ब्राउन राइस का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक आप कर सकते हैं, वो भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि नॉर्मली अपेंडिसाइटिस के इश्यू में क्या होता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी बहुत सारे आ जाते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को ब्राउन राइस जो है वो बेहतर बनाएँगे, ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएँगे। उसके साथ वेजिटेबल जूसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल जूसेस लाइक कैरट का जूस आप ले सकते हैं, बीटरूट का जूस आप ले सकते हैं, क्यूकम्बर का जूस ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं। ये सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपकी लोअर पेन को कम करने में फ़ायदेमंद साबित होंगे और एक हेल्दी सोर्स होते हैं बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके साथ आप अपने वेजिटेबल्स को कंबाइन करके एक रेडिश के साथ ले सकते हैं, आप कोरिएंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्पिनच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि आपकी पेन को फास्टर और बेटर तरीके से आपको रिलीफ देने में मदद करेगा। मज़ीद अगर हम बात करें तो जिंजर भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो आप जिंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हैं आपकी हेल्थ पर। जिंजर को मिक्स आप टर्मेरिक और हनी के साथ करके दिन में 2 दफ़ा लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आपको जो स्वेलिंग का इश्यू है, जो नोज़िया का इश्यू है और भी बहुत सारे अपेंडिसाइटिस के जो सिम्पटम्स हैं, उनको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। उसके साथ एक और चीज़ जो कि जिसको नॉर्मली फॉर ग्रांटेड लिया जाता है वो है मिंट। मिंट भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपको एक सूथिंग इफ़ेक्ट देने में मदद कर सकता है, आप में नोज़िया, वॉमिटिंग और गैस का जो मसला है, उसको रिज़ॉल्व कर सकता है। तो इस केस में आप मिंट टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर में मिंट के कुछ लीव्स ऐड करें और उसको 3 टाइम्स अ डेली आप ले सकते हैं और नॉर्मली जो मिंट की लीव्स हैं उनको च्यू भी करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉमन से फूड्स हैं जिनको आप अपने डाइट में लेकर अपने अपेंडिसाइटिस के मसले को डाइट के थ्रू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पेन से रिलीफ देने में मदद करेंगे, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करेंगे ये फूड्स और लास्ट पर है अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का इंटेक करें। ऐसे फूड्स लें जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा है जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए होल फॉर्म में, आपके होल ग्रेन्स हो गए, कॉम्प्लेक्स वाले जिसमें कार्ब्स मौजूद होते हैं वो वाले फूड्स लें। नॉर्मली आप कम से कम ऑयल्स का इंटेक करें, कम से कम स्पाइसेस लें और हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएँ, हेल्दी फूड्स की तरफ जाएँ जो कि ईज़ी टू डाइजेस्ट हो। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे फूड्स की जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे आ जाते हैं फ्राइड आइटम्स। फ्राइड आइटम्स बेसिकली हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी अनहेल्दी कंडीशन में होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है उनको डाइजेस्ट करने में। उनको अवॉइड करें, ये आपके अपेंडिसाइटिस के सिम्पटम्स को मज़ीद वर्स कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर अल्कोहल को अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी होता है अपेंडिसाइटिस के केस में, क्योंकि ये भी एक बैड थिंग है, एक अनहेल्दी थिंग है, ये आपके प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ाएगी। और फैटी फूड्स और जो शुगरी आइटम्स हैं उनको भी आपने नहीं लेना, कंप्लीटली अवॉइड करना। ये सारे ऐसे फूड्स हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, आपको मज़ीद सेवेरिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट अपेंडिसाइटिस एंड अपेंडिक्स। आपको कौन से फूड्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए और कौन सी टिप्स को आप फॉलो करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।